हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2014 का सीडीपी, ठीक, फरवरी 2014, ठीक। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फरवरी 2014 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विकास और आयु, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? बताइए, कौन सा आपसे सही है? विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, या फिर विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ओके, हालांकि विकास निरंतर होता रहता है, ये भी सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट से आंसर सही है फर्स्ट नंबर। ओके, और ये भी सही है कि अलग अलग लोगों में विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट फर्स्ट आंसर सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? बताइए। मानव विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं, या फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है, या फिर भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता, सॉरी वो तो ऑप्शन में ही,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित होती है, बताइए, बलात्कार बलात्मक अधिगम, या फिर चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, या फिर अंतरक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, बताइए, या फिर परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, बताइए, मूल्यों व आवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध और अनौपचारिक संकेत। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, बताइए, बच्चे की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या फिर वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, बताइए, कोलबर्ग के विकास के नैतिक चरणों का कौन सा लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान, या फिर सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे बढ़ते हैं, बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, बताइए, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, बताइए, क्या बताइए, ऑप्शन तो सही है, बता दिए, हम भी ना बार बार पूछने ही की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, बताइए, पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, या फिर अगला क्वेश्चन है सामाजिक रचनात्मक, बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, सामाजिक रचनात्मक। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सामान्य शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, या फिर बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य में कार्यों में सहायक हो सके। ठीक, बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? बताइए। अनुवांशिकता, सामाजिक अंतरक्रिया, अहम केंद्रित केंद्रित भाषा या फिर विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सामाजिक अंतरक्रिया। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में माइक्रोन है, माइक्रोन बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। बताइए। 98%, 88%, 78%, 80%। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, 98%। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। या फिर बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। या फिर विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक। ठीक। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। उसके बाद देखिए, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबोध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। या फिर छात्र सहिष्णुड़ी होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। ठीक। या फिर अगला ऑप्शन है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल संकलनात्मक, ठीक,
संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता या फिर आ गया संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। या फिर रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। या फिर अगला है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक है। ठीक, जो हम संकलनात्मक पढ़ रहे थे तो इस संकलनात्मक नहीं संकल्पनात्मक है। संकल्पनात्मक को योगात्मक भी कहा जाता है। ओके, तो रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अबोध धनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है। वह विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा है या कर रही है। या फिर रचनात्मक आकलन कर रहा है। या फिर छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है या कर रहा है। या फिर अगला है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। ठीक, कुछ हद तक छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या कर रही, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। बताइए। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, या फिर प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, या फिर वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का निरीक्षण करना या परीक्षण करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। परीक्षण करना सबसे अप्रोप्रिएट होगा, निरीक्षण करना नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, या विद्यार्थी से किस प्रकार की मांग ना होना,
किसी प्रकार की मांग ना होना। ठीक, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। बताइए, डिक्टेटेड स्पीच या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच या फिर प्रैग्मेटिक स्पीच या फिर प्रोटेक्टेड स्पीच। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोटेक्टेड, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो रहा था इसलिए इंग्लिश पढ़ दी है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रवर्धित वाक्य या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने में असक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी, ठीक, अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। बताइए, संग्रथित अधिगम या फिर एम्बेडेड लर्निंग या फिर हस्तक्षेपी अधिगम या फिर उपचारात्मक प्रत्युत्तर या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, संग्रथित अधिगम या फिर एम्बेडेड लर्निंग। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एम्बेडेड लर्निंग को हिंदी में सन्निहित अधिगम या फिर संग्रथित अधिगम दोनों कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले, या फिर विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, या फिर समस्या का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है, या फिर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश व निर्माण करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्य पूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। बताइए, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए कौन सा असाइनमेंट उपयुक्त है। बताइए, देखिए, अन्य विद्यार्थी की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, या फिर उसे अपने
समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। या फिर विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20। थर्ड सही है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। बताइए किस कारण बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं। विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। या फिर बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम अक्षमताएं हैं वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृत की इनमें कोई भूमिका नहीं। पठन अक्षमता के पर्याय हैं। या फिर सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाए जाते हैं। या फिर समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होते। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांश वाले बच्चों में भी पाई जाती है अधिगम अक्षमताएं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। समस्या समाधान पराया विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समसामयिकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद डैश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, या फिर पाठ्य सामग्री में सुव्यवस्थित संगठन पर बल देती है, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जो अध्यापक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। बताइए। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, या फिर उसके बाद देखिए उसे बार बार की जाने वाली
तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों पर अधिक संशोधन करना चाहिए, या फिर उससे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं, या फिर अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती हैं तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। बताइए, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, या फिर भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहपाठी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। भावनाओं की आलोचना। ठीक, निम्नलिखित में से कौशल भाव कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। भावनाओं का आलोचना। ओके, यह संबंधित नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। समय अंतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, या फिर अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अनुकूलन का स्तर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, मानवतावादी या फिर मानवीय। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी सिद्धांत से, पारिस्थितिकी, या इकोलॉजिकल, या फिर रचनावादी, या फिर सामाजिक रचनावादी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजिकल। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे के व्यवहार करने के लिए कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। बताइए, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबसे सामने बार बार डांटना चाहिए। बताइए, बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना चाहिए, या फिर बच्चों को उस जगह बैठाना चाहिए जहाँ कम ध्यान भंग हो सके, या फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30,
ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ओके, तो ये था फरवरी 2014 का सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और जमकर हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं सीटेट को फोड़ने के लिए। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।